इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का, आप सभी अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी के द्वारा एक राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा जो बिहार में होने जा रही है बीपीएससी के द्वारा, उसकी तैयारी में लगे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके लिए विशेष करके हमारा वीडियो यह एपिसोड बनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग इसके पहले 3 वीडियो जारी हो चुकी है, जिसमें 1857 से लेकर के अब तक के विभिन्न आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसका मुख्य टॉपिक है कि असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उस पर आधारित हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका आज का विषय है असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन क्या है और कब हुआ और कैसे हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि यह एक असहयोग आंदोलन है। सहयोग का उल्टा होता है असहयोग, अर्थात ब्रिटिश सरकार के जो नियम थे, कार्य थे, उसमें जो भारतीयों के द्वारा सहयोग मिल रही थी, तभी तो वे भारत में शासन कर रहे थे और किए इतने वर्षों तक। तो इनके असहयोग में, ब्रिटिश सरकार के असहयोग में जो आंदोलन की गई, अंग्रेज़ों को यह बताना था कि अब हम आपके अंदर अधीन रह करके काम नहीं कर सकते, अर्थात हमारा देश अब आपके अधीन नहीं चल सकता। वैसी स्थिति में यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे एज यूजुअल आग्रह है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को आखिरी तक देखें। निश्चित रूप से उपयोगी होगा आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यदि आप अपने टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से यह अच्छा लगेगा। शुरू से आखिरी तक देखें। अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि पुराने हैं तो शेयर जरूर करें, जिससे कि इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं, अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने सहयोग को वापस ले लेने के प्रति प्रेरित किया। महात्मा गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों को हमारे सहयोग था, अर्थात भारतीयों का जो सहयोग था, जिसके वजह से भारत पे अंग्रेज इतने दिनों तक शासन किए, लगभग 200 वर्षों तक, तो उसकी धीरे धीरे जब यहाँ के लोगों में जागरूकता आई और जागरूकता पैदा करने का काम महात्मा गांधी ने किया, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने सहयोग को वापस ले लेने के लिए प्रेरित किया था। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, जिसे हम लोग आई से हो गया आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी जिसे हम लोग कहते हैं, ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपने समर्थन वापस ले लिया। अर्थात कांग्रेस उस समय अंग्रेज़ों का सहयोग करती थी और उस सहयोग को वापस ले लिया। तो क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। जब कांग्रेस की सरकार, जो उस समय पार्टी थी, वह उनका सहयोग करती थी भारत में अंग्रेज़ों को रूल करने में, शासन करने में, यहाँ के लोगों के ऊपर जो नियम कानून लागू होते थे उसके लिए उनका सहयोग कांग्रेस करती थी। तो 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। अब इससे प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कौन सा किया गया? तो सबसे बड़ा आंदोलन यही था जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब है कि यह आंदोलन अहिंसक होना था, अर्थात इसमें हम हिंसा, लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे। तो यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों को, अर्थात भारतीयों को अंग्रेज़ों के द्वारा जो अवार्ड मिला था, सम्मान मिला था, उन सबों को वापस कर देना था, जिससे कि अंग्रेज़ी सरकार को यह पता चले कि हम उनके दिए गए सम्मान को, उनके दिए गए खिताबों को, उनके द्वारा दिए गए नौकरियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम लोग वापस कर रहे हैं, अर्थात हम आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं और आप यहाँ से भारत जो है कि असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा है। तो यह आंदोलन हिंसक होना था, जिसमें कि भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी
शिक्षण संस्थानों जहाँ जैसे कि जहाँ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से अब शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। सरकारी सेवा यानी कि अन्य किसी पद पर आप पदाधिकारी हैं तो वह भी नहीं सेवा दे रहे हैं। विदेशी सामान, जो विदेशी कपड़े थे या विदेशी अन्य सामान थे, उसका जो प्रयोग हम लोग भारतीय कर रहे थे उसका भी हम लोगों ने अर्थात भारतीयों ने उसमें विरोध करना शुरू कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उतना ही नहीं, चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसका भी बहिष्कार किया जाने लगा। और अंततः करों का मतलब हो गया टैक्स, कर से, अर्थात यहाँ पर अभिप्राय है टैक्स से भी भुगतान करने से मना कर दिया गया। अर्थात भारतीय जो उनको टैक्स दिया करते थे, कर दिया करते थे, उनसे भी उन लोगों ने देने से इनकार कर दिया, भारतीयों ने देने से इनकार कर दिया। उतना ही नहीं, गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था और गांधी जी को भी एक सम्मान उस समय मिला था, केसर हिंद के उपाधि से सम्मानित की गई थी। गांधी जी ने भी अपने इस उपाधि को लौटा दिया और इस तरीके से असहयोग आंदोलन जा कर के पूर्ण होता है। अब यह असहयोग आंदोलन जो चल ही रहा था, इसी बीच में कुछ नई घटनाक्रम होती है 1922 में। आइए देखते हैं 1922 में क्या होती है। 1922 में चौरी चौरा एक जगह है, उसी को लेकर के एक घटना है। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ यह जो स्थान है वहाँ पर भारतीयों के ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जो हैं कि जिंदा जल के मर गए थे। यहाँ एक जगह है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जहाँ पर एक थाने के अंदर जो पुलिस चौकी थी उस चौकी में आग लगा दी गई और जिससे वहाँ पर उस पुलिस चौकी में 20 से ज़्यादा पुलिस मारे गए, जिंदा जल गए। और इस घटना को ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को इस घटना के बाद गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखा। जैसा कि भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि यह एक असहयोग आंदोलन था, अर्थात हमें खून खराबा नहीं करना था, अहिंसक रूप से करना था। लेकिन यहाँ चौरी चौरा में जो घटना हुई कि एक थाना में आग लगा दी गई, जिससे कि 20 सैनिक मारे गए, जल गए, उसमें जिंदा जल गए, जिसके वजह से क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को इस घटना के बाद गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इससे गांधी जी के इस आंदोलन को काफ़ी आलोचना होने लगी। अब जब यह आंदोलन हिंसात्मक होने लगा तो गांधी जी का यह शुरू से स्वभाव था कि जहाँ कहीं भी उनके स्वाभिमान, उनके जो फैसले के विरुद्ध कोई कार्य होता था तो तुरंत अपने आंदोलन को वह वापस ले लेते थे। और इस बार भी इसी तरीके से हुआ और इससे गांधी जी के इस आंदोलन को वापस ले लेने से उन्हें काफ़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ों के द्वारा सम्मान मिला हुआ था, अंग्रेज़ों के द्वारा नौकरी थी, सेवा थी और भी अन्य तरह की जो सुविधाएं मौजूद थी जो भारतीयों को, उन सबों को इस आंदोलन के तहत वापस कर दिया गया था, लौटा दिया गया था। और वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नाम पर इसे वापस ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पर आधारित कुछ और मुख्य बातें। दूसरा, मोपला विद्रोह मालाबार तट अर्थात केरला में हुआ था। यदि आपसे प्रश्न बनता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था तो आपको बताना होगा कि केरल में हुआ था। इसी प्रकार इसी से आधारित इसी वर्ष में एक और घटना होती है, वह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना वेस्ट बंगाल में की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 1923 में कुछ और भी नए घटनाक्रम हुए जिस पर कि हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो 1923 में जो राष्ट्रीय क्रम हुई उस पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उसी के दौरान एक नई पार्टी का निर्माण हुआ 1923 में, जिसे कि स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या कारण था इस स्वराज पार्टी के निर्माण में और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इस पर हम लोग ध्यान से सुनते हैं। तो कुछ ऐसे नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे और ऐसे में जब उनके विचार से सहमत नहीं थे तो निश्चित रूप से उन लोगों ने फैसला किया कि एक अलग अपनी पार्टी बनानी है। और इसमें से 2 प्रमुख नाम आते हैं, एक का नाम है चित्तरंजन दास और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। और इस कारण इन लोगों ने मिलकर के एक नई पार्टी का स्थापना करने की विचार आया और उसका निर्णय लिया गया, जिसे ही स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1923 की घटना मुख्य रूप से स्वराज पार्टी के निर्माण को लेकर के घटित होती है। अब आगे बढ़ते हैं।
उसी में आगे बढ़िए कि वह है कि 1928 में क्या होते हैं, 1923 के बाद 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में आता है। यह साइमन कमीशन क्या है, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से अर्थात ब्रिटिश से मुंबई पहुंच रहा था। एक टीम थी जिसमें कि इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। लोग भारतीय नहीं चाह रहे थे कि साइमन कमीशन भारत आए और इसका विरोध शुरू किया गया और देशव्यापी हड़ताल हुआ। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे के साथ साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ इसका विरोध किया जा रहा था। कहाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि यह मुंबई में, आज का मुंबई है, उस समय के बॉम्बे था। और यह कब हुई थी, यह हुई थी 3 फरवरी 1928 की। यह घटना है कि जब यह इंडिया में पहुंचा तो इसे काले झंडे के साथ तथा साइमन कमीशन वापस जाओ करके नारों के साथ इसका विरोध किया गया। वहीं दूसरी तरफ हुआ कि साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा, जगह जगह जा रहे थे, दिल्ली में उनका विरोध हुआ। उसके बाद उसी तरह जब लाहौर पहुंचे तो लाहौर पहुंचने पर लाला लाजपत राय जो हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी में से प्रमुख थे, साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, साइमन कमीशन के खिलाफ में। और इस वजह से क्या है कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई और उन्हें पिटाई बहुत अच्छे से लग गई, जिसके कारण वह बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह थी साइमन कमीशन संबंधित घटनाएं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घटना है वह है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्या है, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण करों अर्थात इलीगल टैक्स जो है उनसे ज़्यादा लिया जा रहा था, इसको लेकर के बारदोली सत्याग्रह हुआ। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ था, तो आपको बताना पड़ेगा कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और क्यों किया था, अन्यायपूर्ण टैक्स के कारण जो है कि बारदोली सत्याग्रह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च। दांडी मार्च बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेष करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। इसमें दांडी मार्च का स्थान सबसे प्रमुख आता है। विभिन्न आंदोलन हुए, उसमें से यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक में हुआ था। यह 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। और क्या क्या हुआ इसमें देखते हैं हम लोग। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आगे देखते हैं। यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी अर्थात गुजरात तक चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चला था। तो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी एक जगह है जहाँ पर नमक बनाने का कार्यक्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा था और वहाँ पर उन्होंने पहुँच करके नमक बनाने का जो उनका अभियान था उसको एक मूर्त रूप दिया गया। अर्थात गांधी जी का यह दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से चलकर दांडी के इस जगह पर पहुंचा जहां पर नमक बनना था और इसलिए इसे हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं। और इसका एक और बात इससे जुड़ी हुई है कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। क्या था, आपसे प्रश्न बनेगा कि दांडी यात्रा किसकी देन है, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही देन है। उस समय ब्रिटिश सरकार नमक पर टैक्स लगा रखी थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करता हुआ जो है कि नमक खुद से बनाने के लिए साबरमती से दांडी तक यात्रा किया था, इसलिए इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा में गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। शुरुआत में 78 ही लोग थे जो इनके सहयोग में आए, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया इनके पास हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ आकर के मिलने लगी और यह कारवां बहुत बड़ा हो गया। और इस दौरान लगभग जो है कि 231 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा में गांधी जी ने 241 मील की यात्रा दूरी को तय किया। नमक पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर लगाया गया था, इसके विरोध में दांडी मार्च की गई थी। प्रश्न आपका बनता है कि दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था, तो आपको बताना होगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर जो कर लगाया गया था, इसलिए गांधी जी ने इसके विरोध में दांडी मार्च शुरू किया और
इसमें नमक बना करके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से इसका विरोध किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आज्ञा का उल्टा होता है अवज्ञा, और सविनय का मतलब होता है विनय के साथ। हम आपकी बात को मानेंगे परंतु अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद लगभग 8 वर्षों तक देश की राजनीतिक जीवन में शिथिलता बनी रही थी। क्या कहा गया है? असहयोग आंदोलन के बाद ऐसा कोई नया आंदोलन बन नहीं रहा था जिससे कि अंग्रेज़ों को उनको हटाने के लिए कोई जवाब दिया जा सके। तो असहयोग आंदोलन के बाद लगभग 8 वर्षों तक देश में देश की राजनीतिक जीवन में शिथिलता बनी हुई थी। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोई खास कदम नहीं उठाया बल्कि उनका सहयोग करती थी। केवल स्वराज पार्टी ने विधायिकाओं में जाकर के अपनी असहयोग नीति का कार्यान्वयन किया और जब भी जहां भी मौका मिला उन्होंने संविधान के गतिरोध उत्पन्न किया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसने एक जन आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? जब जन आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 तक 1930 से 1934 तक चला, यह जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930 से लेकर 1934 तक चला। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का अधिकार कांग्रेस ने 1929 को ही लाहौर अधिवेशन में दे दिया था। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने के लिए यह अधिकार कांग्रेस ने गांधी जी को लाहौर अधिवेशन के तहत दे दिया था। इस सिलसिले में 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर से यह बात सुनिश्चित की गई कि महात्मा गांधी जब चाहें जैसे चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। इस बात में आपका प्रश्न बनता है कि किस अधिवेशन के बाद इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार किया गया? तो आप लिखेंगे 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद फिर से महात्मा गांधी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए इस पर अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हम लोगों ने आज की इस क्लास में, आज की इस कक्षा में, आज की इस एपिसोड में पढ़ा है। अब बाद का एक और एपिसोड हमारा होगा जिसमें हम लोग भारत की स्वतंत्रता अर्थात 1947 तक में कौन कौन सी मुख्य आंदोलन हुए एवं कौन कौन सी घटनाएं हुई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास में, आज की इस एपिसोड में जो हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित प्रश्न की तैयारी की है, जो बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाली परीक्षा का सिलेबस है, उस पर आधारित आपको जो यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं उससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। उम्मीद करता हूँ कि हमारा द्वारा दिया गया यह टॉपिक आपको सहायक सिद्ध होगा आपकी परीक्षा में। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मन लगा कर पढ़ें, स्वस्थ रहें और जय हिंद, जय भारत।